नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ सपना शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भोपाल में समान नागरिक संहिता की वकालत करके 2024 के चुनावी मूड का संकेत दे दिया है। भोपाल में पार्टी के बूथ कार्यकर्ता की बैठक को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चलेगा। इस दौरान उन्होंने यूसीसी पर यह कहा है कि हम देख रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। एक घर में एक सदस्य के लिए एक कानून हो और दूसरे के लिए दूसरा, तो घर आखिरकार कैसे चल पाएगा। तो ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा। पीएम मोदी के इस बयान के बाद सियासी घमासान मच गया है। पीएम मोदी के बयान के बाद ये सवाल अब उठ रहा है कि क्या 2024 के चुनाव में बीजेपी अपने कोर एजेंडे का तीसरा ब्रह्मास्त्र चलाने जा रही है। बता दें कि यह सवाल यूं ही नहीं उठ रहा है। केंद्र की मोदी सरकार ने इस पर काम भी शुरू कर दिया है। हाल ही में केंद्रीय विधि आयोग ने यूसीसी को लेकर सुझाव मांगे थे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हुंकार यूसीसी पर, इस बार क्या पूरा एजेंडा इसी पर होगा, यह देखना होगा। लेकिन जिस तरीके से अब देखिए, आखिरकार बीजेपी के कोर एजेंडे में क्या कुछ मुद्दे रहे हैं, इसकी लगातार जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण, जम्मू और कश्मीर से धारा 370 हटाना और देश में समान नागरिक संहिता लागू करना। इनमें से राम मंदिर का निर्माण शुरू हो चुका है और धारा 370 खत्म हो गई है। अब बचा है तीसरा मुद्दा, समान नागरिक संहिता का, जिस पर मोदी सरकार को अब काम करना है। तो बीजेपी के कोर एजेंडे में अब यूसीसी प्राथमिकता है। अब इसको देखते हुए लगातार यहां आगे बढ़ाई जा रही है। आपको बता दें कि उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, गुजरात और गोवा जैसे राज्य, यहां बीजेपी की सरकार है। पहले ही यूसीसी को लाने के लिए काम यहां शुरू हो चुका है। उत्तराखंड की बीजेपी सरकार तो यूसीसी को लेकर विधानसभा में ड्राफ्ट पेश करने की तैयारी भी कर रही है। हालांकि आपको बता दें कि 2024 के लिए एजेंडा पूरी तरीके से सेट अप बीजेपी ने कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हुंकार भरी और इस दौरान उन्होंने यूसीसी पर कहा कि यहां पर लोगों को यूसीसी के खिलाफ भ्रमित किया जा रहा है। पीएम ने यूसीसी की लकीर खींच दी है। बीजेपी के पूरे 2 वादे हो चुके हैं, जिसमें एक वादा धारा 370 था और जबकि दूसरा वादा राम मंदिर के निर्माण का था, जो कि बन रहा है राम मंदिर, और यूसीसी पर पक्के इरादे हैं। और अब 2024 के लिए क्या इसको लेकर गारंटी दी जाएगी, ये देखना होगा। तो पीयूष तिवारी हमारे संवाददाता लाइव बने हुए, जरा जानकारी उनसे लेते हैं। पीयूष, यहां पर अब यूसीसी को लेकर जो मुद्दा है वो पूरी तरीके से गर्मा चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जैसे ही मंच से यूसीसी का जिक्र किया और ये कहा कि कुछ ऐसे लोग हैं जो यूसीसी को लेकर लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, उसके बाद साफ तौर पर बीजेपी का क्या कुछ एजेंडा रहने वाला है, ये बात तो साफ हो गई है। बिल्कुल, अगर हम बात करें तो निश्चित रूप से आपने देखा कि जब लोकसभा के चुनाव होने वाले थे, या यूँ कहें कि जिन जिन राज्यों में विधानसभा के चुनाव भी होते हैं, वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी अपने घोषणा पत्र जारी करती है और घोषणा पत्र में, कई घोषणा पत्र में यूसीसी लागू कराने का जिक्र भी होता है। नहीं तो चुनावी सभाओं में भी कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता कानून लाने का जिक्र करती है। और कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जैसे ही मध्य प्रदेश के मंच से इस तरीके का जिक्र किया, यूसीसी का जिक्र किया, और सीधे तौर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि यूसीसी को लेकर कुछ लोग भड़काने का काम कर रहे हैं दूसरों को। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि एक देश में 2 कानून कैसे चल सकता है। सुप्रीम कोर्ट बार बार कह रहा है कि यूसीसी लाइए और विपक्ष कहीं न कहीं इस पूरे मामले में राजनीति कर रहा है। सबसे बड़ी बात है कि लॉ कमीशन ने भी इस पूरे मामले में, आपने देखा कि किस तरीके से तमाम जो लोग हैं, जो बुद्धिजीवी हैं, जो धर्मगुरु हैं, सभी लोगों से जो लोग यूसीसी के बारे में सोचते हैं, समझते हैं, वो अपनी राय कहीं न कहीं लॉ कमीशन को भेज सकते हैं। बाकायदा वेबसाइट भी बताई गई है। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो यूसीसी को लेकर जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बयान दिया, उसके बाद बयानबाजी तेज हो गई। तमाम जो अलग अलग जो विपक्षी दल हैं, उनके नेताओं की ओर से प्रतिक्रियाएं आने लगी। असदुद्दीन ओवैसी की बात करें तो उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि यूसीसी के मुद्दे को छेड़कर सरकार जानबूझकर कहीं न कहीं ऐसे बयानबाजी कर रही है, चूंकि चुनाव नजदीक है। असदुद्दीन ओवैसी ने यह भी कह दिया कि अलग अलग धर्मों के
अलग अलग जो नियम है, कानून है, कायदे हैं वो होते हैं। शादी कॉन्ट्रैक्ट होती है, कई जगहों पे शादी को मान्यता दिया जाता है। इन सब बातों का जिक्र कहीं न कहीं असदुद्दीन ओवैसी की ओर से किया गया। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी भी कहीं न कहीं सवाल उठा रही है कि चुनाव से पहले ही उसी के मुद्दे को क्यों उठाया जा रहा है। हालांकि सबसे बड़ी बात यह है कि ये तमाम जो दल हैं वो एक तरफ प्रधानमंत्री या केंद्र सरकार पर निशाना साधते हैं कि केंद्र सरकार भेदभाव करती है, दूसरी तरफ समान नागरिक संहिता का कहीं न कहीं विरोध करते हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि क्या समान नागरिक संहिता आने के बाद आखिर नुकसान किसका होगा, क्योंकि इससे तो सीधे तौर पे कहीं न कहीं सभी को फायदा होगा। चाहे गोद लेने की प्रक्रिया में बात करें, शादी विवाह की बात करें, सभी धर्मों के लिए कहीं न कहीं एक समान कानून हो जाएगा अगर समान नागरिक संहिता आता है तो। आपने देखा कि जब उत्तराखंड में विधानसभा के चुनाव थे तो उत्तराखंड में जो मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, उन्होंने सीधे तौर पे लोगों से वादा किया था कि सरकार बनेगी तो उत्तराखंड में यूसीसी को वो लागू कराएंगे। इस पूरे मामले में 5 सदस्यीय कमेटी एक बनाई गई और उत्तराखंड में तेजी से काम चल रहा है। और पूरे देश की अगर हम बात करें तो उत्तराखंड एक ऐसा राज्य होगा जहां संभवतः यूसीसी को लेकर पूरी तरीके से लगभग ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश हैं रंजना प्रकाश देसाई, उनके नेतृत्व में एक कमेटी बनाई गई है और कहीं न कहीं 5 सदस्यीय कमेटी लगातार, आपने देखा कि दिल्ली स्थित उत्तराखंड सदन में लगातार बैठकें होती रही, तमाम जो उत्तराखंड के लोग हैं उनसे भी कहीं न कहीं राय सलाह ली जाती रही है। ऐसे में समान नागरिक संहिता को लेकर केंद्र सरकार कहीं न कहीं अब प्रतिबद्ध नजर आ रही है और इसी कड़ी में लॉ कमीशन ने हाल ही में कहीं न कहीं तमाम जो लोग हैं, जो बुद्धिजीवी हैं, उनसे एक तरीके से राय मांगी है। लेकिन कल प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से सार्वजनिक मंच से यूसीसी के मुद्दे को छेड़ा है तो कहीं न कहीं अब इस पूरे मामले में राजनीति तेज हो गई है। अब देखने वाली बात होगी कि जब संसद का सत्र चलता है तो क्या इस मुद्दे को विपक्ष उठाता है, क्या सरकार के इस पहल का विरोध विपक्ष करता है या नहीं करता है, क्योंकि विपक्षी दलों में भी अलग अलग सुर हैं। विपक्षी दलों में कुछ नेता कह रहे हैं कि ऐसे वक्त में कहीं ना कहीं सभी लोगों की राय जाननी चाहिए, कुछ लोग सीधे तौर पे इसका विरोध कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि जैसे ही प्रधानमंत्री ने इसका जिक्र किया, कल देर रात करीब 3 घंटे तक ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की एक बड़ी बैठक हुई है और इस बैठक में तमाम जो लीगल टीम होती है मुस्लिम कमीशन लॉ बोर्ड की, तो उनके तमाम लोग मौजूद रहे और कहीं ना कहीं एक रणनीति बनाई गई कि लॉ कमीशन को जो ड्राफ्ट है वो कहीं ना कहीं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भेजेगा और बाकायदा उसमें बताया जाएगा कि उनकी बातों को भी कहीं ना कहीं जब समान नागरिक संहिता लागू किया जाए तो शरीयत के भी कुछ जिक्र किया गया है। उसमें तमाम जो बातें कम से करीब 10 पॉइंटर जो है वो बनाए गए हैं। तो निश्चित रूप से राजनीति अलग हो रही है और दूसरी तरफ कहीं नहीं पूरी तरीके से मुस्लिम समाज की बात करें, अन्य धर्मों की बात करें, उनके भी जो बुद्धिजीवी वर्ग है इस पूरे मामले को देख रहे हैं कि किस तरीके से सरकार को सुझाव भेजने हैं और इस कड़ी में बैठकें हो रही है। फिलहाल तमाम जो विपक्षी दल है वो केंद्र सरकार के अगर हम बात करें इस पहल पर अभी विरोध जताते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि एक गोवा ही है जहां पर यूसीसी लागू हो चुका है। हालांकि तमाम ऐसे राज्य हैं जहां पर इसके लिए तैयारियां की जा रही है। पीयूष, आप हमारे साथ बने रहिएगा क्योंकि आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं, दिल्ली से खबर आपको बताते हैं जहां ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने बैठक ली है। आपको बता दें कि पीएम मोदी के समान नागरिक संहिता पर बयान के बाद ये बैठक हुई है। AIMPLB ने देर रात बुलाई बैठक, करीब 3 घंटे तक ये बैठक चली। यूनिफॉर्म सिविल कोड के कानूनी पहलुओं पर इसमें चर्चा की गई है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से जुड़े हुए वकीलों ने बातों को भी रखा और आपको बता दें कि AIMPLB एक पूरा ड्राफ्ट तैयार करने का भी फैसला यहां पर लिया गया है। लॉ कमीशन के अध्यक्ष से मुलाकात कर यहां पर ड्राफ्ट भी सौंपा जाएगा। ड्राफ्ट में शरीयत के जरूरी हिस्सों को शामिल करेंगे, ये सूत्र के हवाले से जानकारी मिल रही है। यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार करने पर बैठक में चर्चा हुई है। तो आपको बता दें कि जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भोपाल के उस मंच से यूसीसी का जिक्र किया, उसके बाद अब बैठकों का दौर भी शुरू हो गया है। अब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने बैठक की है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समान नागरिक संहिता पर इस बयान के बाद ये अहम बैठक की गई। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। आपको बता दें कि देर रात ये बैठक हुई, 3 घंटे तक ये बैठक चली, जिसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड के कानूनी पहलुओं पर चर्चा की गई है। इसके साथ ही मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से जुड़े हुए वकीलों से भी इस दौरान बात रखी गई। वकीलों ने तमाम बातें रखी हैं, किस तरीके से ये आगे की तरफ बढ़ेगा। आपको बता दें कि AIMPLB एक पूरा ड्राफ्ट तैयार करने का भी यहां पर
फैसला लिया गया है। तो यहां पर कई बातें जो कि रखी गई हैं, वकीलों ने भी अपनी बातें रखी इस दौरान, और 3 घंटे तक बताया जा रहा है कि ये जो बैठक है वो चली है। पीयूष लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। पीयूष, यहां 3 घंटे तक बैठक चली है, अब इस बैठक से क्या कुछ निकलकर सामने आया है? इस बैठक को लेकर क्या कुछ जानकारी जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की हुई है? देखिए, अगर हम बात करें तो निश्चित रूप से समान नागरिक संहिता अगर लागू होता है तो सभी धर्मों के लिए कहीं न कहीं एक बेहतर कानून कहीं न कहीं बन जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इसमें तमाम जो विपक्षी दल है या यूँ कहें कि जो राजनीति करने वाले लोग हैं, वो कहीं न कहीं 2 कम्युनिटी को दूसरी तरीके से मिसलीड कर रहे हैं कि अगर समान नागरिक संहिता लागू होता है तो आपके शरीयत के अनुसार ये चीज़ें नहीं होंगी, कानूनन ये चीज़ें होगी और कहीं न कहीं सभी लोगों को समान तरीके से कानून देखेगा। तमाम तरीके की बातें कही जा रही है और इसी कड़ी में एक भ्रम की स्थिति कहीं न कहीं फैलाने की कोशिश का बयान की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस बयान के बाद यूसीसी को लेकर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बयान दिया कि लोगों को भड़काने की कोशिश की जा रही है, उसके बाद कहीं न कहीं ये अब कयास लगाए जाने लगे हैं कि शायद अब यूसीसी को लेकर केंद्र सरकार तेजी से आगे बढ़ रही है और जल्द ही समान नागरिक संहिता कानून को ला सकती है, लागू कर सकती है। तो ऐसे में अब तमाम जो धर्मगुरु हैं या यूँ कहें कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, वो कहीं ना कहीं अब सक्रिय नजर आ रहा है। पूरी तरीके से कल बैठक की गई है, करीब 3 घंटे तक ये बैठक चली है। बताया जा रहा है कि कुछ लोग जो लोग बैठक में शामिल नहीं हो सके वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस बैठक में जुड़े थे। पूरी लीगल टीम थी, वकीलों की भी टीम थी, तमाम जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जो वरिष्ठ पदों पे जो लोग हैं वो भी इसमें मौजूद थे। सबसे एक साझा रणनीति बनाई गई कि किस तरीके से अगर हमारे कुछ सुझाव हैं तो वो लॉ कमीशन को भेजा जा सके, वो सरकार को बताया जा सके, ताकि सरकार हमारी भी बातों को सुने, हमारी भी बातों पर कहीं ना कहीं अमल किया जा सके, ताकि जब यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी के लिए केंद्र सरकार ड्राफ्ट तैयार करे तो कहीं ना कहीं इन सब बातों का जिक्र हो। और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बात करें तो वो चाहता है कि किसी भी तरीके से जो उनके धर्म में कुछ मान्यताएं हैं शादी को लेकर, तलाक को लेकर या गोद लेने की प्रक्रिया को लेकर, उसके कुछ बिंदुओं को, कुछ पॉइंटर्स पर केंद्र सरकार भी नज़र डाले और कहीं ना कहीं समान नागरिक संहिता जब बनाया जाए तो उसमें उस पर विचार किया जाए। तो इसको लेकर कल एक बड़ी बैठक हुई है और कहीं ना कहीं एक रणनीति बनाई गई है और संभवतः एक ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा और इस ड्राफ्ट में क्रमशः केंद्र सरकार को सुझाव दिए जा सकते हैं। सोर्सेस के हवाले से जानकारी मिल रही है कि किन किन बिंदुओं पर मुस्लिम लॉ बोर्ड की बात करें, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बात करें, वो चाहता है कि यहाँ पे बदलाव हो या हमारी मांगों को भी उसमें कहीं ना कहीं रखा जाए। तो एक कल महत्वपूर्ण एक बैठक हुई है, संभवतः 1-2 और बैठकें ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की ओर से बुलाई जा सकती है और उसमें रणनीति बनाई जा सकती है। फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यूसीसी के बयान के बाद लगातार जो विपक्ष है वो केंद्र सरकार पर, खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर है और भारतीय जनता पार्टी की ओर से सीधे तौर पे इस यूसीसी को एक बेहतरीन कदम बताया जा रहा है और कई नेता ये भी मानते हैं कि जल्द ही देश में यूसीसी लागू हो सकता है। बिल्कुल, पीयूष हमारे साथ बने रहिएगा क्योंकि अश्विनी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जरा जानकारियों से लेते हैं। अश्विनी, यहाँ पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से अब ड्राफ्ट भी तैयार किया जाएगा, एक बैठक भी हुई। इस बैठक में क्या कुछ हुआ, क्या कौन कौन से ऐसे मुद्दे थे जिनको ज्यादा उठाया गया, क्योंकि वकीलों ने इसको लेकर अपनी राय रखी है। यूसीसी का मुद्दा जिस तरीके से गर्मा गया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बयान भोपाल से दिया उसके बाद ये बैठक हुई। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी लगातार यूनिफॉर्म सिविल कोड को लाने की बात करती है, लगातार कहती है कि देश के अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि समान नागरिक संहिता होनी चाहिए। इसको लेकर के पुरजोर कोशिश भी करती है। कल प्रधानमंत्री ने जैसे ही एक बयान दिया यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के कि उसको लेकर भ्रमित किया जा रहा, उसके बाद कहीं ना कहीं पर्सनल लॉ बोर्ड एक्टिव हो गया। कल देर रात लगभग 8:30 बजे के आसपास एकाएक पर्सनल लॉ बोर्ड की जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई है, जिसमें तमाम जो
लोग जुड़े थे, जो पदाधिकारी पर्सनल लॉ बोर्ड में वो लोग जुड़े थे। और कहीं ना कहीं इस दौरान यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के चर्चा हुई कि अगर सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड लाती है तो उसके बचाव के लिए क्या करना चाहिए, किस तरीके से इसको रोका जाए। इन तमाम बिंदुओं को लेकर के चर्चा हुई। इस बैठक के दौरान तमाम वरिष्ठ अधिवक्ता जो हैं यूनिफॉर्म सिविल माफ कीजिएगा जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से जुड़े हुए वो भी मौजूद थे। उनकी भी राय मांगी गई है। कानून के तमाम पहलुओं को परखा जा रहा है, क्योंकि अनुच्छेद 44 कहता है कि देश के अंदर सभी राज्यों में समान जो नागरिकता संहिता है वो लागू होनी चाहिए। निश्चित तौर पर ऐसे में अगर ये लागू होती है तो कहीं ना कहीं तमाम जो धर्म है, अलग अलग जिनके मजहब है, जिसमें अलग अलग तरीके से चीजें होती है, चाहे वो तलाक का तरीका हो या फिर विरासत का तरीका हो या फिर गोद लेने का, उसमें बदलाव हो जाएगा और एक समान सभी के लिए कानून होगा। निश्चित तौर पर पर्सनल लॉ बोर्ड अब कहीं ना कहीं मुखर होता जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी लगातार इस चीज को लेकर के इसको मुद्दा बनाया है। हालांकि ये मुद्दा पहले बार नहीं बनाया गया है। 1989 के लोकसभा चुनाव के में पहली बार जो मैनिफेस्टो आया था उसमें भारतीय जनता पार्टी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड का जिक्र किया था और तब से लगातार इस पर चर्चा होती रही। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इतनी ताकत के साथ कभी भी सत्ता में नहीं आ पाई कि वो यूनिफॉर्म सिविल कोड एक तरफा लागू कर सके। लेकिन इस बार अगर बात करें दोनों सदनों में, चाहे उच्च सदन हो, राज्यसभा या फिर लोकसभा, दोनों जगह पर भारतीय जनता पार्टी पूरी मेजोरिटी के साथ में, तो ऐसे में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करना भारतीय जनता पार्टी के लिए, सरकार के लिए आसान होगा। निश्चित तौर पर इसको लेकर के कहीं ना कहीं जो विपक्षी पार्टियां हैं वो कह रही चुनावी मुद्दा बना रही है भारतीय जनता पार्टी इसको, क्योंकि चुनाव के समय ही यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात क्यों करती है। लेकिन तमाम जो राज्य हैं उनकी पहले से मांग रही है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड उनके राज्य लागू किया जाए। विशेष तौर पर भारतीय जनता पार्टी से शासित राज्य हैं वो मांग कर रहे हैं कि उनके यहाँ यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू किया जाए। हालांकि विपक्षी लगातार इसका विरोध कर रहे हैं। अब एक बड़ा मुद्दा कहीं ना कहीं ये बनकर उभर रहा है, क्योंकि अगले कुछ दिनों में ही 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने, जिसमें 3 बड़े राज्य छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान शामिल है। ऐसे में यूनिफॉर्म सिविल कोड का जिक्र करना मात्र ही कहीं ना कहीं सियासी जो बखेड़ा वो खड़ा होना माना जा रहा है। एक और कांग्रेस लगातार इसका विरोध कर रही है, लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की ओर से माहौल बनाया जा रहा, कांग्रेस को भी कहीं ना कहीं बैक फुट से बैटिंग करनी पड़ रही है। दूसरी ओर ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड है, उसको कहीं ना कहीं विपक्षी पार्टियां आगे करके खेल रही, क्योंकि उत्तर प्रदेश हो या देश हो, जिस तरीके से धर्म की राजनीति यहां पर हो रही थी उसको कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने हिंदुत्व की राजनीति में बदल दिया है। अब कहीं ना कहीं जो विपक्षी पार्टियां खुले तौर पर किसी धर्म विशेष की बात करती वो नहीं कर पा रही हैं, और जो पार्टियां कर रही हैं उसका उनको नुकसान भी हो रहा है। ये चीज बखूबी सभी पार्टियां जानती हैं। ऐसे में यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध करना सभी पार्टियों के लिए थोड़ा मुश्किल वाला है। वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी प्रखर हिंदुत्व की बात करती है, और यूनिफॉर्म सिविल कोड के लागू होने से सभी को पता है कि एक धर्म को ज्यादा फायदा होगा तो दूसरे को नुकसान होगा। तो ऐसे में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अब इसको चुनावी मुद्दा भी बना सकती है, साथ ही साथ सरकार इसको लेकर के अगला कदम भी उठा सकती है। वहीं दूसरी ओर ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड इसको लेकर के कहीं ना कहीं अपनी रणनीति तैयार कर रहा है, क्योंकि इससे पहले भी देखा गया सीए एनआरसी के दौरान भी देखा गया कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने उसका भी विरोध किया था, उसको लेकर के पूरी रणनीति तैयार की थी। हालांकि वो समय के साथ ठंडे बस्ते में चला गया, लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के जब 2014 में भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार आई थी उसके बाद से लगातार इस पर चर्चा होती रही कि क्यों ना देश के अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जाए, और वाकई में अब कहीं ना कहीं उसकी आवश्यकता है। ऐसा लोग कह रहे हैं कि देश के अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होना चाहिए। हालांकि सबकी अपनी अपनी दलीलें हैं, सरकार के पास इसमें मेजॉरिटी है, और ऐसे में कहीं ना कहीं अगर वो सदन में जो प्रस्ताव को लाती है तो निश्चित तौर पर उसका पास होना बिल्कुल ही मुश्किल नहीं होगा, उसको पास होना ही होगा। तो ऐसे में कहीं ना कहीं इसी चीज को लेकर के विपक्षी पार्टियां हों या फिर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड वो डरा हुआ है। असदुद्दीन ओवैसी जो है लगातार हमलावर सरकार पे हैं, वो लगातार सरकार से सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर जो मुस्लिम धर्म है उसके अधिकारों को प्रभावित किया जा रहा है, क्या हिंदू धर्म में तमाम ऐसी चीजें हैं, क्या वो भी इस यूनिफॉर्म सिविल कोड के माध्यम से प्रभावित होंगी। हालांकि जब यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होगा तो सभी के लिए एक अधिकार होगा, उसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के लिए कोई भी चीज, कोई भी जगह नहीं होगी, सभी के लिए समान अधिकार होगा। हालांकि देश के अंदर जो है तमाम धर्म और तमाम जाति के लोग रहते हैं, ऐसे में तमाम पंथ के लोग रहते हैं। निश्चित तौर पर ऐसे में कहीं ना कहीं जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है, केंद्र सरकार, वो जब इसको लाने की कोशिश करेगी तो इसका विरोध तो होना
निश्चित है, लेकिन कहीं ना कहीं इसको चुनावी एजेंडा अगर भारतीय जनता पार्टी बनाती है तब भी उसका फायदा होगा। वही दूसरी ओर विपक्षी पार्टियां अगर इसका विरोध करती हैं, और तो इसका निश्चित जिक्र तौर भी पर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी किया। अश्वनी, यहाँ पर कहा कि एक घर है जिसमें एक सदस्य के लिए अलग कानून, दूसरे सदस्य के लिए आखिरकार और अलग कानून कैसे हो सकता है। ऐसे में अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है यूसीसी पर, लेकिन बीजेपी का तो एक एजेंडा है यूसीसी को अब लागू करना है, लेकिन अब कितना विरोध प्रदर्शन होता है ये भी देखना होगा। आप दोनों रिपोर्टर्स का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी हम तक साझा करने के लिए। तो इसी बीच आगे बढ़ते हैं और दिल्ली से खबर आपको बताते हैं, जहां पर केंद्रीय कैबिनेट की आज अहम बैठक होने वाली है। आपको बता दें कि पीएम मोदी की अध्यक्षता में ये कैबिनेट की बैठक होगी। सुबह 10:30 बजे पीएम आवास पर यह बैठक होनी है। किसानों के लिए महत्वपूर्ण फैसले यहां पर सरकार के द्वारा लिए जा सकते हैं। तो ये अहम बैठक, और इस बैठक से क्या कुछ निकलकर सामने आएगा ये देखना होगा, लेकिन कई ऐसे अहम मुद्दे हैं जिसको लेकर चर्चा की जानी है। अब से कुछ ही समय बाद इस बैठक की शुरुआत भी हो जाएगी। 10:30 बजे का समय बताया जा रहा है जब कैबिनेट की ये बैठक शुरू हो जाएगी। आपको बता दें कि पीएम आवास पर यह बैठक होने जा रही है। किसानों के लिए महत्वपूर्ण फैसले इस दौरान लिए जा सकते हैं, यानी कि लोकसभा चुनाव 2024 है। अब इसको लेकर यहां पर बीजेपी की तरफ से तैयारियां की जा रही है। अब बैठक के दौरान किसानों को साधने की यहां पर कोशिश की जा सकती है, क्योंकि बताया यह जा रहा है कि किसानों के लिए कई ऐसे महत्वपूर्ण फैसले हैं जो इस कैबिनेट बैठक में लिए जा सकते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में यह बैठक है और कई मायनों में यह बैठक बेहद अहम हो जाती है। कई ऐसे मुद्दे जिसको लेकर चर्चा भी की जाएगी, और जो समय बताया गया है वो सुबह 10:30 बजे का बताया गया है, जब पीएम आवास पर यह बैठक होगी। इसमें जो एक मेन मुद्दा होगा वो किसानों को लेकर होगा, क्योंकि बताया जा रहा है कि किसानों के लिए महत्वपूर्ण फैसला यहां सरकार की तरफ से लिया जा सकता है।